मग्गू कौन होता है? एक मग्गे में पानी भरा, किताब डाली, घोटी और पी गया। अगर मैं अपनी आपको मार्कशीट दिखाऊं, क्या कुछ बात की गई है इस पॉलिसी में टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे? सारा जो एम्फोसिस है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे पहुंच गया है। नमस्कार, पहले तो सभी दोस्तों, दुश्मनों, यारों, साथियों सबको 30 जुलाई यानी इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वो वाला फ्रेंडशिप डे नहीं है जो हम लोग मनाते हैं लोकली, क्योंकि लोकली जो हम लोग मनाते हैं वो अगस्त, फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त को आता है, जो कि 2 अगस्त को है, जिसमें फ्रेंडशिप बैंड बांधा जाता है। अभी जो फ्रेंडशिप डे है ये इंटरनेशनल लेवल का है, ये मोदी और ट्रंप वाला फ्रेंडशिप डे है, तो इसको हम लोग कैजुअली थोड़ा मनाते हैं। इनफैक्ट मुझे आज ही पता चला पहली बार कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी है। सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस। आज हम बात करने वाले हैं जो सीरीज़ हम कल से हमने अधूरी छोड़ दी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक्चुअली जिसका ड्राफ्ट 2019 को आया था, उसके बारे में। करीब 36 साल बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई और मच नीडेड पॉलिसी थी। और इसकी ज़रूरत क्यों थी, इसके दो बड़े एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्पेशली जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो रोल मॉडल हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं जिनके साथ जुड़ी है वो क्या कर रहे हैं, क्या वो इस एजुकेशन सिस्टम को के थ्रू वैसे बने हैं जैसे वो हैं। पहले हम उस पर नज़र मारेंगे, और अगर वो वैसे बने हैं जैसे वो हैं इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, तब तो हम मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल है। अगर नहीं तो मतलब कि इस एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉ है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कैरी मिनाटी की। कैरी मिनाटी एक बालक है 20-21 साल का, जिस पे पूरा यूट्यूब का शायद सबसे बड़ा क्रिएटर है। और जो युवा वर्ग है, 12वीं का कोई भी छात्र से आप बात कर लीजिए, 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं, सब जानते हैं उसे। तो यानी कि एक जो एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो उस तरफ कैरी मिनाटी को अपना रोल मॉडल बना रही है। और कैरी मिनाटी खुद क्या कर रहा है? कैरी मिनाटी ने 2016 में एग्जामिनेशन से ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि उसको ये लगा कि एक एग्ज़ाम, इकोनॉमिक्स का शायद एग्ज़ाम था, मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें वो फेल हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जिसकी तरफ पूरा हमारा एक वर्ग, समाज का एक वर्ग देख रहा है, वो खुद इस एजुकेशन सिस्टम को नकार रहा है। तो बहुत टाइम्ड था कि ऐसे एजुकेशन सिस्टम की ऐसी एजुकेशन पॉलिसी की ज़रूरत है जो इस चीज़ को करेक्ट करे। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये एग्जाम्पल बहुत पर्सनल है, एक्चुअली ये मेरा ही एग्जाम्पल है। अगर मैं अपनी आपको मार्कशीट दिखाऊं तो उसमें आप मेरे मैथ, साइंस और इंग्लिश में नंबर पाएंगे 90s में, लेकिन आप सोशल और हिंदी में नंबर पाएंगे 60 में। देख लीजिए। जबकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं हिंदी में बात करूं, और मुझे अच्छा लगता है मैं सोशोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पे बात करूं। इनफैक्ट जो मेरी 3 साल पहले मैंने ये बुक ली थी, और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। ये सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे एक हिस्ट्री की बुक है, सोशोलॉजी भी इसमें जुड़ी रहती है, और हिंदी में है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है, ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लेते हैं, लेकिन मेरा मन था कि मैं हिंदी में इसको पढूं, और इसलिए मैंने ली थी। देखिए थोड़ी गंदी भी है, कई साल हो गए। तो आप समझिए कि एजुकेशन सिस्टम कितना बड़ा कोलैप्स की तरफ बढ़ चुका था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन एक दौड़ थी जिसमें हम खूब सारा पैसा भी खर्चा करते थे। और फाइनली हमारा जो एस्पिरेशंस था पेरेंट्स का, वो इतना था कि उनको एक बड़ा अच्छा नंबर मिल जाए जो कि अपने पड़ोसियों से अपने बच्चे की तारीफ कर सके। उन्हीं माँ बाप से कोई पूछे कि क्या उन्हें अपने नंबर याद हैं जो वो लाए थे, और उन नंबर में अगर वो 90 भी थे तो किसने उन नंबर को देख करके उन्हें बहुत बड़ी नौकरी दे दी? कोई नहीं देता। जब आप जॉब लेने जाते हैं तो आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है। जितनी बड़ी जॉब होगी उतना ज़्यादा देखेंगे पीपल मैनेजमेंट, एथिकल माइंडसेट, कितने ज़्यादा आप वार्म रखते हैं एक सोशल एटमॉस्फेयर में, कितना अच्छा आप कम्युनिकेट करते हैं, इन एस्पेक्ट्स पे जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी भर हमें हार्ड स्किल सिखाई जाती है, और उसके बाद हम भूल भी जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम थी हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो उम्मीद करी जाती है कि कस्तूरी रंगन द्वारा ड्राफ्ट किया गया ये नया एजुकेशन पॉलिसी उनको सॉल्व करेगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं, हमने कल भी बात करी थी कि ये रिफॉर्म्स की बात करता है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कोर्स लिमिटेड नहीं रखता, बल्कि सोशल फ्रेंडली बनाता है, जिसमें वो आराम से माइग्रेट कर सकता है। किसी ने अगर साइंस पढ़ी 12th तक, तो वो चाहे तो वो एक आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, कोई भी कभी भी अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। मैंने खुद
पूरा ड्राफ्ट पढ़ा और बैठ उसमें से की पॉइंट्स निकाले बहुत सारे, जिसमें से आप देखेंगे कि ये तक लिखा हुआ है कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, आपने साइंस ले रखी है, तो आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं उस कुछ, और उनको पढ़ सकते हैं 12th-11th के टाइम पे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं 5334 सिस्टम की। 5334 सिस्टम एक्चुअली रिप्लेसमेंट है 10+2 सिस्टम का। पहले 10+2 सिस्टम होता था। 10+2 में क्या होता था कि 10वीं पे एक बार याद आती थी घर वालों को कि भैया बोर्ड एग्ज़ाम है, और फिर 12वीं में याद आती थी कि बोर्ड एग्ज़ाम है। उसके पहले चलते रहो, अच्छे नंबर आने चाहिए। 10 और 12 में अलग टाइप का बल्ब जल जाता था। उसको अब ब्रेक कर रहे हैं, और उसको ब्रेक करके अब ला रहे हैं कि पहले तो आप अच्छी पेरेंटिंग करिए 3 साल की उम्र तक। 3 साल के बाद बच्चे का शुरुआत होता है 5 यानी 5 वाला फेज़, जिसको बोलते हैं कि फाउंडेशन लर्निंग फेज़। फाउंडेशन लर्निंग स्कूलिंग में क्या होता है कि आप यूकेजी, एलकेजी, इस सब प्रोसेस से बच्चे को गुजारा जाएगा। अच्छा, ये पहले भी थी, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें वो सब होती नहीं है, और बहुत सारे बच्चों ने एलकेजी, यूकेजी पढ़ी भी नहीं होती हैं। वो सीधे 1 में आते हैं, और बहुत तो ऐसे हैं गाँव-वाँव में, मैं बात करता हूँ, वो तो सीधे 2nd में चले गए, उनको बड़ी जल्दी होती है। बाद में भले ही खेती करें, लेकिन शुरू में पढ़ाने की इतनी जल्दी होती है कि सीधे 3rd में डाल दिया, सीधे 2nd में डाल दिया, 15 साल में उन्होंने 12th पास कर ली, और फिर बाद में पता नहीं क्या करना है जीवन में। ये एक एस्पेक्ट था जिसको कि इस पॉलिसी के थ्रू करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। 5 साल तक, यानी 3 से लेके 8वीं उम्र तक, जिसमें कि व्यक्ति करीब 2nd क्लास तक पहुंच जाता है, तब तक उसको फाउंडेशन लर्निंग क्लास बोलेंगे। उसके बाद 8 से के लेके 11 तक उसको प्रिपरेटरी स्कूल्स बोलेंगे, जिसमें कि उसको प्रिपेयर किया जा रहा है कि आप धीरे धीरे किताब पढ़िए, आप अपनी नेचुरल लैंग्वेजेस को डेवलप करिए। यानी कि 3 से 8 तक का जो फेज़ था और 8 से 11 तक का जो फेज़ था, इस पूरे को मदर टंग में करा जाएगा या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और ये कंपलसरी है ताकि लोगों के अंदर एफिनिटी डेवलप हो, लव डेवलप हो अपनी लैंग्वेज को, और वो समझे भी उसको और उसका पर्पस को। इसके बाद फिर 8 से 11 तक का जैसे ही प्रिपरेटरी स्कूल्स ख़त्म हो जाती हैं, फिर आता है मिडिल स्कूल, जिसको कि हम कहते हैं 11 से लेकर के 14 साल की उम्र तक मिडिल स्कूल चलेगा, जिसमें बच्चा अमूमन क्या होगा 5 3 8 8वीं क्लास तक पहुंच जाना चाहिए, और उसके बाद शुरू होता है 4 साल का वक्त, जिसमें कि हम बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको कि 8 से लेकर के। तो ये पूरा फेजिंग करी गई है। अब 10+2 वाला क्राइटेरिया खत्म होकर के 5-3-3-4 सिस्टम लागू होने वाला है। इसमें एक और बड़ा अच्छा एस्पेक्ट जोड़ा गया है, वो है कि इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग पे एम्फेसिस दिया गया है। वोकेशनल लर्निंग के साथ साथ इंटरेस्ट बेस्ड, किसमें इंटरेस्ट है लोगों का, उसी के हिसाब से उनके लिए क्लब्स, जी हाँ क्लब्स, यानी कि छोटे साइंस क्लब्स, डांस क्लब्स, म्यूज़िक क्लब्स, ये सब कंपलसरीली डाले जाएं एजुकेशन सिस्टम में, इसकी योजना की गई। और यहाँ तक लिखा है रिपोर्ट में कि अगर आपके स्कूल्स में ये अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जहाँ टीचर है, जैसे एक म्यूज़िक क्लब चालू करना है और आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, म्यूज़िक के तंत्र सारे नहीं हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो उसके लिए फिर आपको किराया दिया जाएगा, जिससे कि वो स्टूडेंट्स जाएं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिया जाएगा जिससे वो स्टूडेंट्स जाएं और फिर वहाँ उस टीचर के पास जाकर के, एक म्यूज़िकल स्कूल के पास जाकर के पढ़ के वापस आ सकें। तो इतनी इलेबोरेट बात की गई है एक होलसम डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट के लिए। एक और बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट ऐड किया गया है कि जो एग्जामिनेशन है उनको थोड़ा इजी बनाया जाएगा और इनको टेस्ट करा जाएगा कि लोग जब स्कूल आए थे तब उन्होंने क्या लर्न किया, रादर देन कि उन्होंने आखिरी दिन किताब कितनी घोटी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि मग्गू कौन होता है, एक मग्गे में पानी भरा, किताब डाली, घोटी और पी गया। वैसे मग्गुओं को अब सिस्टम से हटाने की बात की जा रही है और ऐसे लोगों को, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाएगा ऐसी पढ़ाई डेवलप करें कि वो रोज़ स्कूल आएँ, एक्साइटमेंट से आएँ। लेकिन इस सब को करने के लिए जो सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट है वो है टीचर्स। आप सोचिए, हम सब स्कूल गए हैं और हमने देखा है कि जब टीचर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाता है तो हमें अच्छा लगता है और हम जाते हैं उनकी क्लास में। इनफैक्ट इंजीनियरिंग मुझे याद है कि मेरे बिंदल साहब एक प्रोफेसर थे, काफ़ी बड़ी उम्र के थे, मैं एनआईटी इलाहाबाद से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ पे वो काफ़ी एज्ड थे, तो फिर भी वो 3rd फ्लोर तक अपना एक सूटकेस ले करके आते थे हंसते हुए, करीब 80 में होंगे अपने लाइफ के, और उसके बाद वो सूटकेस खोल करके और एक्साइटमेंट में वो सारे चीज़ें हम लोगों को मॉडल दिखा करके पढ़ाते थे, तो और कोई अटेंडेंस नहीं, कुछ नहीं, और इस पे लोगों को इतना एक्साइटिंग लगता था कि आधी क्लास
ठीक है, आधे लोग तो हमेशा भाग जाएंगे, लेकिन आधी क्लास उसमें भरी रहती थी और सब पढ़ने के लिए वहाँ बैठते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, हम लोग सब ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस में गए हैं जिसमें से टीचर आगे से घुसता था और पीछे से स्टूडेंट बाहर गायब हो जाता था। तो जो मेन एस्पेक्ट है स्कूल का वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स। क्या कुछ बात की गई है इस पॉलिसी में टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे? हम बात करते हैं टीचर्स के बारे में। एक बड़ा क्रिटिकल चीज़ है, मैं एक बार खोल के पढ़ भी लेता हूँ सो कि जो टीचर्स को इधर उधर इंगेज करने की बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी हमारी, इसमें इन्होंने ने यहाँ तक लिखा है हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ टीचर्स शुड बी हॉल्टेड। इधर उधर जो ट्रांसफ़र कर दिया जाता था कि पहले इस जगह पे लगे हुए, लोकली मैं बात कर रहा हूँ, फिर दूसरी जगह पे भेज दिया गया। सरकारी स्कूलों की जो बात चल रही है उसमें ड्यूटीज़ दी जाती थी टीचर्स को, बहुत सारा नॉन टीचिंग वर्क उनको करना होता था। एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज का बैठा देता था, अटेंडेंस चेक करो, गांव और लोकल स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर वहाँ का डीएम उनको नौकरी पे लगा देता था, इलेक्शन ड्यूटी पे लग जाते थे, बैंकिंग का कभी काम होता था वो सब भी काम दे देते थे। उन सब काम को अगर करके कोई टीचर आएगा तो उसका मोटिवेशन क्या रहेगा पढ़ाने की तरफ? इसलिए उस पर भी कटौती करने की इस पूरी पॉलिसी में बात की गई है। इस पॉलिसी में बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट लिखा है, मैं पढ़ के बोलता हूँ। सोसाइटी गेव टीचर्स और गुरुज what they needed in order to pass on their knowledge, skills and ethics optimally to the student. Today, however, the status of teacher has undoubtedly and unfortunately dropped. और ये प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी की भी, कि हमारे सोसाइटी में टीचर को बस एक टीचर है यार। अधिकारी, आईएएस अधिकारी को बाप समझते हैं, और टीचर जो कि फाउंडेशन रखता है हमारी सोसाइटी की, उसको हम लोग अरे एक टीचर है किसी स्कूल में, ऐसे ट्रीट करते हैं। ये हमारा सोसाइटल प्रॉब्लम है और इसको भी अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें दोनों तरफ से करनी पड़ेंगी। आगे इसमें लिखा है द हाई रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स एंड हाई स्टेटस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन मस्ट बी रिवाइव्ड एंड रिस्टोर्ड फॉर द वेरी बेस्ट टू बी इंस्पायर्ड टू एंटर इनटू प्रोफेशंस, फॉर टीचर्स टू बी वेल मोटिवेटेड एंड एम्पावर्ड टू इनोवेट। इस तरीके की बातें ये कह रही है, बातें करने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन ये सब बातें कहने और सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और 2 दिन हमने टीवी पे भी देखा, खूब आतिशबाजी चल रही थी कि बहुत बढ़िया एजुकेशन पॉलिसी लाई है मोदी सरकार, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा कर दिया जो उनके मैनिफेस्टो में लिखा था 2017 में। लेकिन ये सब करते समय बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप सोचिए, एक एग्जामिनेशन, नॉर्मल एग्जामिनेशन लेना तो बहुत आसान है। जब मैं कह दूं कि इस किताब में प्रीफेस में क्या लिखा है और बच्चा घोट करके उसको लिख दे, बड़ा आसान है। लेकिन अगर मैं किसी से कहूं कि बताइए कि क्या गांधी जी ने फलाने इवेंट में सही किया या गलत किया, तब उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे बात पहुंच जाती है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीचर पे भी बहुत कुछ जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आसान नहीं होंगे बनाने टीचर्स के लिए, जब वो कहते हैं कि हम उनको कोर्स बेस्ड चीज़ें नहीं पूछेंगे और टीचिंग बेस्ड चीज़ें पूछेंगे। तो वैसे टीचर्स कहाँ हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में? आप देखिए कि आज भी जो टीचिंग रिसोर्स है इंडिया का, वन ऑफ द लोएस्ट है अपने टाइम का। सारा जो एम्फोसिस है वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस पे पहुंच गया है, और वही कुछ रही सही पढ़ाई करा भी रहे हैं एक्चुअली अगर देखा जाए, क्योंकि स्कूल्स में तो पढ़ाई का लेवल बहुत ही डिटोरिएट हो गया। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के तो हालत बेइंतहा ख़राब है। और इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप टीचर्स इतने अच्छे करिए कि इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम, जहाँ आप कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट स्किल्स, टीचर्स के सॉफ्ट स्किल्स कहाँ हैं? आप इंग्लिश की टीचर को छोड़ करके पूरे स्कूल्स में देख लीजिए, और अच्छे स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ठीक से इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर नहीं सकता। एक एम्पैथी जो टीचर के अंदर होनी चाहिए वो हमारे कई टीचर्स में दिखती नहीं है। स्पोर्ट्स टीचर जिसका काम एक स्पोर्ट्स की स्पिरिट बढ़ाना होना चाहिए, वो लड़कों के लड़ाई झगड़े सॉल्व करता है सर। और इसके बाद फिर हम लोग ये भी सुनते थे हमारे ज़माने में कि बाहर पिटाई भी होती है उसकी। तो जब इस लेवल पे हमारा एजुकेशन सिस्टम गिर जाता है तो बहुत मेहनत चाहिए होगी। ये सिर्फ 200 पेज का डॉक्यूमेंट जो आया है, इससे सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली हैं। ये सिर्फ सुनने और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, बजट चाहिए। करीब 6% हमारा बजट, जिसकी मांग बहुत सालों से चल रही है और बहुत सालों से चल रही है, वो आज भी कहीं नहीं है। वो करने की ज़रूरत है। बहुत लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस सब को देख करके पेरेंट्स भी ये सोचेंगे कि टीचिंग का असली मतलब है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।